आदरणीय रजिस्ट्रार साहब, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सभी को नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन सभी स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि मैं अपने ही ग्राउंड में खड़ी हूं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में आप लोगों से जरूर बातें साझी करूं, और मैं वो करना भी चाहूंगी, क्योंकि मैं भी यही बैठा करती थी जैसे आप बैठे हैं। ₹20 के वो जूते हम पहनते थे। हमारे पास ये ग्राउंड नहीं होता था, सड़क पे दौड़ते थे। सड़क कौन सी? ये वाली सड़क नहीं, वो सड़क जिस पे रोड़े पड़े होते थे, उन पे दौड़ते हुए मैं एथलेटिक्स में पूरे देश में 8वें नंबर पे रही थी, क्रॉस कंट्री में। और उस वक्त हमें इनाम क्या मिला करता था? एक थाली, एक कटोरी, साथ में गिलास भी मिल जाता तो बहुत बड़ा इनाम हो जाता था। कभी वो इनाम तो हमें मिले नहीं जो समय के परिवर्तन के साथ अब आप लोगों को मिलते हैं। सुबह पानी भरना, बच्चियों आपको बता रही हूँ, कुएं से पानी लेके आते थे, क्योंकि घर में टेप नहीं होती थी, घर में पानी नहीं होता था। गोबर घेर के आते थे। मैंने अपने जीवन में खेत में काम किया हुआ है, लामड़ी की है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना उपलब्धियां, उस ग्रास रूट लेवल से उठ के उस लेवल तक जाना कि राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया, ये कोई छोटी सी बात नहीं हुआ करती। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति जी, उन्होंने सम्मानित किया। मेनका गांधी जी ने मेरे से स्पेशल, उन्होंने एक मीटिंग रखी मेरे साथ। जब उनको मेरी अचीवमेंट्स के बारे में पता लगा तो उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया कि मैं आपसे मिलना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता लगा कि मैं सर्वखाप महापंचायत की पहली महिला अध्यक्ष बनी हूँ, जिसमें महिलाएं हुआ नहीं करती थी। खापों में महिलाएं कहाँ होती थी? मैं पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसी तरह से मैंने अपने जीवन का सफर शुरू किया। बात 1987 की है, जब ताऊ देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मैं हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर की गई, और एक लड़का लड़कों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया गया। नेशनल गेम्स हो रहे थे, मुझे इनाम के तौर पर 200 रुपए दिए और लड़के को 500 रुपए। मीडिया वाले आ गए, बोले आपको बेटा कैसा लग रहा है, आप हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई है, आपको कैसा लग रहा है? पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा क्या खाक अच्छा लग रहा है? मुझे 200 रुपए दिए और लड़के को 500। पैसे नहीं है तो 100 दे दो, 500 200 क्यों? और ये बात ताऊ को पता लगी तो ताऊ ने सभी ऑर्गेनाइजर्स को बुला लिया। बोले भाई, उनकी वर्डिंग बताऊंगी मैं आपको। बोले भाई ये छोरी बेचारी पानी भरे, गोबर घेरे, घर का काम करवावे, बोले इसका ही तो दिए तुमने 200 रुपये। और बोले ये कुंगर अरे 500 रुपये दिए भाई, तुमने यूं क्यों करा? एक बात बताऊंगी जो ताऊ ने मुझे कही उस वक्त, वो मुझे हमेशा याद रहती है। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आज इस लेवल पे हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तुम्हें हरियाणा का भविष्य देख रहा हूँ। इतनी छोटी बच्ची अपने अधिकार की बात अगर कर सकती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक दिन हरियाणा में लड़कियों की, महिलाओं की आवाज बनोगी। और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग पर वो बात रही कि मैंने हरियाणा में बेटियों के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है। मुझे ये कहने में कभी अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं उस परिवेश में रहती हूँ जहां महिलाओं को 2 दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हमेशा लड़कियों को कमतर समझा जाता है ना? ऐसा ही अगर भाई भी रोटी खा रहा है और लड़की भी रोटी खा रही है तो हमेशा लड़की को कहा जाता है भाई के लिए रोटी लेके आ। वो अपने लिए खुद रोटी नहीं लेता। हम उस माहौल में रहते हैं, हम उस माहौल में रहते हैं जहां लड़की अगर थोड़ी बोलती है तो ये कहा जाता है कि भाई के सामने बोल पड़ी, बाप के सामने बोल पड़ी, बड़े के सामने बोल पड़ी। कैसे बोल पड़ी? इतने पंख लग गए, बोलते ना ऐसे ही। हम उस माहौल में रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, माहौल बेशक वो था। देखिए जितना तपोगे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे
उतना ही मीठा होगा। जितना तपोगे उतने ही तुम चमकते जाओगे। हमने संघर्ष किया तो आज उस लेवल से लेके उस लेवल तक पहुंच गए, वो उसी का नतीजा है। क्योंकि हमने अपने जीवन में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके हम लोग चले, उनका मान सम्मान हमने किया और हमने उनकी बात मानी, क्योंकि वो हमें कहा करते थे कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो हमें समझाते थे। समय का परिवर्तन होता चला गया। मैं स्विमिंग में भी मैंने 4 गोल्ड हरियाणा के लिए जीते, लेकिन जब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना, हरियाणा में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना, तब की बात बहुत मुश्किल था और घर वालों ने कह दिया कि बेटा स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनने देंगे, तो स्विमिंग छोड़ दी। एथलेटिक्स में नेशनल लेवल पे 8 पोजीशन क्रॉस कंट्री में जो बच्चा लेके आया हो, उसको आगे वॉलीबॉल की एक वो था, कैंप लगा हुआ था और साई की एक स्कीम होती थी जो कॉलेजेस में आती थी। मुझे वहां विंग में डाल दिया वॉलीबॉल में। कहाँ मैं स्विमर थी, कहाँ एथलीट थी, फिर मैं आके वॉलीबॉल में। लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैंने वॉलीबॉल में भी इंडियन यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया। मेरे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस फील्ड में हम गए उस फील्ड में हमने अपना 100% दिया। देखिए, जनरल जॉर्ज ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैं किसी की सफलता इस बात से नहीं आंकता कि आप कितनी ऊंचाई तक चढ़े हो, इस बात से नहीं आंकता। मैं आदमी की सफलता उस बात से आंकता हूं कि जब तुम गिरते हो फिर कितनी सफलता से उठते हो, इस बात से आंकता हूं। तो ये ना सोचे कि हम हार जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे कुछ। हिम्मत अगर आपने छोड़ दी तो फिर नेचुरली आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी है। मुझे वो एक छोटी सी बात याद आती है, जंगल में आग लगी, चींटी ने अपने पंख भिगोए और जंगल की आग बुझाने के लिए चल दी। कौवा देख रहा था, उसने कहा, अरे ओ बावरी तितली, तेरे पंखों में इतना पानी कहाँ है कि जिससे जंगल की आग बुझ जाएगी? तितली ने कहा, हाँ मैं मानती हूं, मेरे पंखों में इतना पानी नहीं है जिससे जंगल की आग बुझ जाए, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे प्रयासों की सराहना जरूर होगी। ये कितनी बड़ी बात है। आप संघर्ष करिए, जब आप संघर्ष करेंगे तो एक दिन आप अचीव करेंगे। क्योंकि कहते हैं आप जब संघर्ष करते हो तो वो जो कायनात है, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, एक ओजोन लेयर है जो काम करती है, हर वक्त आपकी पॉजिटिविटी के अनुरूप काम करती है, वो आपका साथ देती है। एक वो पिक्चर आई थी ना शाहरुख खान की, कि जब क्या कहते हैं, कायनात भी आपका साथ देती है जब आप दिल से लगते हो किसी चीज के लिए, शिद्दत से जब आप लगते हो किसी चीज के पीछे। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि जीवन में अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप इस ग्राउंड में खेलते ही, ग्राउंड छोटी चीज नहीं होती, आज इस ग्राउंड की सबको जरूरत है। मैं मानती हूँ जिस तरह का क्राइम आज देश में है, प्रदेश में है, उसको देखते हुए हमें उन बच्चों की जो टोटल एनर्जी है वो अगर वो ग्राउंड में लगाने लग जाएंगे, अगर हम लगवाना शुरू कर दें तो डेफिनेटली बदलाव आएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल, हमारे पास वक्त नहीं है, माता पिता के पास वक्त नहीं है, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोई सही तरीके से कोई संस्कारित नहीं करेगा तो आप कैसे सीखेंगे? आजकल वो दिखाते हैं, जब मैं कई बार खाप पंचायतों की जब बात होती है, मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं कि आप इतनी पढ़ी लिखी महिला खापों में क्या कर रही है? खाप तो लड़के और लड़की को मरवाते हैं। मैंने कहा ना, अगर खाप लड़के और लड़की को मरवाते तो मैं खापों में कतई ना होती, क्योंकि मैं खापों में कैसे जा सकती हूँ जहाँ किसी का के अधिकारों का हनन हो, मैं उस जगह पे कहीं नहीं जा सकती। लेकिन खाप जो है वो सामाजिक काम करती हैं, और उन खापों में एक चीज और मैं आपको बताऊं जो मैंने चीज सीखी है। देखिए, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, हम विश्व गुरु क्यों कहलाए? क्योंकि ये जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है, त्यागी तपस्वियों का देश है। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं, ऐसी ऐसी माएं हुई हैं जो अपने बेटे को फौज में भेजती तो कहते हैं बेटा मेरा दूध न लजा दिए, चाहे एक इंच कट जाइए पर 1 इंच पास चलाट जाइए। इसी को हमारी मां है, इस तरह से हमें संस्कारित वो मां करती है, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आगे केवल ये मत सोच के बढ़िए कि मैंने कुछ अचीव करना है, मैंने कुछ पाना है, ऐसे सोच के मत चलना। क्योंकि अगर हम ये सोच के चलेंगे कि एक कदम रखता हूं तो मेरा लाभ क्या होगा, अगर आप बेनिफिट से बात करेंगे तो आपकी प्रकृति आपका साथ नहीं देगी। आप निस्वार्थ भाव से काम करिए। एक वाक्य मैं आपको बताऊंगा, एक रशिया से एक मेल आई मेरे पास,
और रशिया से जो मेल आई उन्होंने मेरा नंबर पूछा कि मैडम क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है। मैंने अपना नंबर उनको दे दिया। उनकी बहन कुरुक्षेत्र में मैरिड है, तो उन्होंने अपनी बहन का नंबर मेरे साथ जैसे तालमेल करवाया, हम दोनों ने बातचीत हुई। मतलब वो बीच की तो काफी स्टोरी है, वो नहीं मैं बताऊंगी, वो थोड़ा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। एक दिन मैं बताती हूँ क्या हुआ। रात को 1 बजे मेरे मोबाइल पे बेल आती है, बेल आई कट गया, फिर बेल आई कट गया। मैंने देखा फोन नंबर किसका है, देखा तो उस लड़की का फोन था, जिस लड़की से वो रशिया में जिसका भाई है, उसका भारत में कोई नहीं है, तो उसका नंबर मैंने देखा। 2 मिस कॉल आई है, मैंने कॉल बैक किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उसने फोन नहीं उठाया तो मैं नहीं, ऐसा बोले किसका फोन है। मैंने कहा जी उस लड़की का है जो जिसका भाई रशिया में है। तो लाइट ऑन करी, टाइम देखा रात को 1 बजे। मैंने कहा दैया साहब उसके घर चलना पड़ेगा। दैया साहब बोले पागल हो रही है, रात ने 1 बजे जाडा के दिन रजाई छोड़नी कोई आसान काम है? रात को 1 बजे कोई आपके आसपास नहीं। मैंने कहा दैया साहब चलना पड़ेगा। उस लड़के ने मेरे से बड़ी उम्मीद थी, इसके भाई ने, कि भाई मेरी बहन को ये बचा सकती है। मैंने कहा आपको उठना पड़ेगा। एक हमारे नॉन है इंस्पेक्टर, मैंने उसको कहा, फोन किया, वो बोले मैडम ठीक ठाक तो है, क्या बात हुआ रात को 1 बजे फोन कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन हो सकता है आपकी जरूरत पड़ जाए। उन्होंने कहा मैडम चिंता ना करो, आप मेरे को बता दो, मैं 5 मिनट में आप जहाँ भी कहेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा आप थोड़ा तैयार रहना, हो सकता है कुछ भी हो सकता है वहां जाके। अब क्या पता किसके घर में क्या प्रॉब्लम है। हम उसके घर में गए तो आपको विश्वास नहीं होगा, रात को 1 बजे वो लड़की घर के बाहर बैठी रो रही, और उसका हस्बैंड टोटली पी के रखा हुआ था, और उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी, वो अंदर रो रही दोनों, और वो उसकी जो माँ थी लड़की वो बाहर रो रही। ऐसे में जाके मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा दरवाजा खोलो, तो उसने खोला नहीं। मैंने जब उसको ये कहा कि मैं खाप पंचायतों की महिला अध्यक्ष बोल रही हूँ, तो उसने दरवाजा खोल दिया। खाप पंचायतों का डर मैं बता रही हूँ तुम्हें कितना है लोगों को, लेकिन ये खाप पंचायतें वो काम नहीं करती है जैसे आप लोग सोचते हो, वैसा कुछ भी नहीं है। जब खाप पंचायतों का मैंने नाम लिया तो उन्होंने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला मैंने उसको कहा, मैंने कहा ना तो पुलिस के पास जाऊंगी, ना मुझे किसी जुडिशरी की जरूरत है, केवल और केवल सुबह मीडिया के पास जाऊंगी और मैं तेरी धज्जियां उड़ाऊंगी। इतने बढ़िया प्रॉपर तरीके से वो रह रहा, होटल भी है, मतलब एक लैंडलॉर्ड जिसको कहते हैं वो एक परिवार है वो। तो समाज से लोग डरते हैं, जब आप समाज की बात करते हैं तो समाज से लोग डरते हैं, जिसको हम इज्जत कहते हैं। इज्जत के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, और उस लड़के ने उस दिन माफी मांगी और आज तक वो लड़की सुख शांति से रह रही है। उसके भाई ने मुझसे पूछा कि मैम आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मेरी फीस है तेरी बहन खुश रहे। बोला ऐसा भी होता है, हर आदमी पहले जब एक कदम रखता है तो वो ये सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये सृष्टि ऐसे नहीं चल रही। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। तो बेटा जब आप पॉजिटिव काम करेंगे, जब आप पॉजिटिव सोच के चलेंगे, तो वो जो नेचर है ना वो आपका साथ देगी। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के साथ दूसरी एनर्जी भी आपकी पॉजिटिविटी के साथ काम करती है। लेकिन आप अगर नेगेटिविटी अपने अंदर लाओगे तो फिर वो आपका काम नहीं करेंगे। तो आप अपनी मेहनत करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। ये मत सोचिए कि मैं अकेला क्या करूंगा। अरे हम तो उनके वंशज हैं, शहीद आजम भगत सिंह जैसे, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने हमारे देश को बचाया है, जिन्होंने जिस स्वतंत्रता से खुली है उसमें सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। और मात्र 16 साल की उम्र में जलियांवाला बाग में मिट्टी उठा के कसम खाई थी कि जब तक देश आजाद नहीं होगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और मात्र 23 साल की उम्र में शहादत देना कोई छोटी सी बात नहीं हुआ करती। शहीदी दिवस मनाना बड़ी छोटी सी बात है, जाओगे फूल चढ़ा दोगे, हो गया शहीदी दिवस। लेकिन शहादत देना छोटी बात नहीं है, शहादत देना बहुत बड़ी बात है। और उस नौजवान ने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दे दी। उसकी जमीन का तो बंटवारा नहीं था ना, अपनी आपसी प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं लड़ा, वो अपने लिए तो नहीं मरा ना, हमारे लिए वो लोगों ने शहादत दी है। तो हमें उनकी शहादत का मान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनकी शहादत का मान नहीं रखा तो वो थोड़े ही दिन में हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। क्योंकि जब हम आजाद होने की प्रक्रिया में थे, देखिए यहाँ पे कई तरह की राजनीति चलती है, पूरे देश में ये प्रकरण रहा। 1857 की अगर मैं बात करूं तो 1857 में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ लड़े थे।
और आजाद हिंद फौज में भी हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जो कुर्सी का लालच है, उन्होंने ऐसा बांटा कि भारत के भी दो टुकड़े करा दिए और आज तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो ना आज तक वो खत्म नहीं हुई। तो आप ये देखिए, ये जो कुर्सी की लालच है, आपने उससे बचना है, उस लोभ से बचना है। जो लोग आपने जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, आपने उनसे बचना है, क्योंकि आप युवा हैं। आपने इस दिशा देनी है इस देश को, आपने निर्धारित करना कि हमने करना क्या, हमने रहना कैसे है। लोग जातीय आधार पर उतर आए हैं, जातियों की बात करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, जातियां तो इस देश में है ही नहीं, जातियां तो दो ही है, कमेरा लुटेरा, दो ही जातियां, तीसरी जाति कहाँ है? तीसरी जाति को मालूम है कि अगर हम जात की बात करेंगे तो ये फलानी जात हमें वोट दे देगी, अगर हम ये बात करेंगे तो वो फलानी वोट हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं। मैं ये बात आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज हरियाणा का जो एक माहौल है वो बिगड़ा हुआ है और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग राजनीति के आधार पर अगर लोगों को जातीय स्तर पर बांट सकते हैं, तो उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा हो गया, उनको तो जेल में होना चाहिए। उनमें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने क्या अपनी जाति देके देश के लिए शहादत दी थी? आजाद ने ये कहा था, एक प्रण लिया था कि मैं जीते जी मैं अपने प्राण जो है, अपना जो शरीर है वो अंग्रेजों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी कि मैं अपने जीते जी उनके हाथों में नहीं जाना चाहूंगा, अंग्रेजों के हाथों में। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, विवेकानंद जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने एक नई एक दिशा दी है देश को। तो ऐसे में हमारा ये फर्ज बनता है। मैं ये मानती हूँ, जो समाज में पैदा होता है, हर व्यक्ति के ऊपर ऋण होते हैं। 3 तरह के ऋण मैं मानती हूँ हमारे ऊपर होते हैं। पितृ ऋण होता है, सबसे पहला पितृ ऋण है। जो माता पिता हमें पैदा करते हैं, हमें हर सूरत में उनकी इज्जत, उनका मान, उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे हम कितने ही दुखी हो जाएं। दूसरा जो ऋण है वो इस देश का ऋण है। जिस देश की खुली हवा में हम सांस लेते हैं, जिस देश की मिट्टी में हम बड़े हैं, जिस मिट्टी से हम बड़े हुए हैं, उसी मिट्टी की आबो हवा में हम रहते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ के पानी पीते हैं, सब कुछ इस देश का एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं। अगर देश पर कोई आपत्ति आती है तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने शरीर की, अपने प्राणों की बलि देकर भी इस देश को बचाएं। तीसरा ऋण समाज का ऋण होता है, हम इससे भाग नहीं सकते। समाज का ऋण मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर समाज में कोई कुरीति पैदा होती है तो आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। मुझे लोग कई बार कहते हैं कि तुम अच्छी किताबें लिखो, क्यों बिना बात समाज के लिए काम करती फिरती हो, क्यों एनर्जी वेस्ट करती हो। मैं कहती हूँ, अगर शहीद आजम भगत सिंह भी ये सोचते कि मुझे क्या करना है देखा जाएगा, तो हम आजाद ना होते। अगर हम सभी इतने स्वार्थी हो जाएंगे तो ये देश बचेगा कैसे? हमने देश को बचाना है, हमारा देश है, ये देश किसी और का नहीं है, हमारा है, हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, तो हमने इसको बचाना है। तो मैं बस आप लोगों से यही अपील करूंगी, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह चिल्लाने से सुबह नहीं होने वाली, सुबह सुबह चिल्लाने से सुबह नहीं होने वाली। चलो इसी से काम चलाएं, ये तो रात हमारी है। रोज मसीहा कहाँ मिलेंगे सूली पर लटकाने को, रोज मसीहा कहाँ मिलेंगे सूली पर लटकाने को। इस दुनिया की खातिर कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है। हमें